राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज मेरे गेस्ट है हरबीर सिंह सूरी जी। सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हुआ? नंदिता जी। अच्छा, आई थॉट शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। आपका बहुत बहुत मोस्ट 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 वेलकम सूरी जी ऑन माय चैनल। और आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर दैट I would like Harbir Singh Suri ji to introduce himself in a very short way, in few sentences, because मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम कनेक्टेड टू अ पर्सन जिनको हमारे मोदी जी फॉलो करते हैं। सूरी जी, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, देन फिर विल गो अहेड विद आवर टॉपिक्स। श्योर। धन्यवाद नंदिता जी, आपने मुझे फिर से काफी समय बाद अपना निमंत्रण दिया आपके कार्यक्रम में पार्ट लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं एक भारत का एक जीता जागता और क्या बोलते हो, जो थोड़ा सा क्यूरियस है और अवेकेंड नागरिक हूं। तो मैं उन वो लोगों में से नहीं हूं जो चुप बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। हालांकि मैं अभी कुछ करता नहीं हूं देखा जाए, बिकॉज आई एम रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट जॉब, बट आई स्टिल कीप माई सेल्फ बिजी। मेरा जो माई बर्थ प्लेस इज कोयम्बटूर, दैट इज इन तमिलनाडु, एंड माई फादर वॉज इन द इंडियन आर्मी। तो उस वजह से हमारे को पूरे देश का भ्रमण तो किया ही किया, लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो कि आर्मी की फैमिलीज में आपको देखने को मिलता है कि वो एक है डिसिप्लिन का, कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, चाहे हमारा दिल माने ना माने, बट हमारे को एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड ऐसे ग्रो अप किए। और बाकी आफ्टर रिटायरमेंट माय फादर डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई, and so I was about 9 years old when he retired. Actually, we are three brothers. मेरे से जो बड़े भाई साहब हैं वो डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं, बॉम्बे में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटा ब्रदर भी अपना व्यवसाय चलाता है, वो भी मुंबई में है। मैं ही हूँ जो मुंबई में करीब 35 साल रहने के बाद दिल्ली की तरफ आ गया, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी कोई वो है कि मेरे को राजनीति के साथ जोड़ और लगाव था, जिससे कारण मैं दिल्ली, जो कि हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है, देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन बॉम्बे एक फाइनेंशियल कैपिटल है और मैं दिल्ली एक पॉलिटिकल कैपिटल है। सो आई शिफ्टेड टू दिल्ली, मे बी यू नो गॉड्स ब्लेसिंग्स, to be little more proactive and actively working and associated with the welfare of the nation. और बीजेपी का एक समान कार्यकर्ता हूं मैं शुरू से। 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ, तब से मैं बीजेपी का स्वयं कार्यकर्ता हूं। आरएसएस से तो काफी पहले से जुड़ा हूं, स्वयंसेवक हूं। और बाकी आई एम ऑनर्स इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, and that's it. I am very much active on Twitter, as you mentioned that प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे फॉलो करते हैं। मैं उन बहुत कम लोगों में से हूं जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। I am blessed, I am honored. बाकी अपनी तरफ से जो my dream too that someday maybe PM Modi will follow me also on Twitter. I wish you all the best. You're doing a good job, and yeah, you're doing a good job. My best wishes to you. Thank you, Suriji. I'm just trying to influence people, and I'm trying to bring them on the right track through my writing, through my articles, because I write for Blitz Weekly also. और मेरे आर्टिकल्स आर ऑन नेशनल एंड जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी होते हैं। एंड मैं लेटली मेरा बहुत एक प्रेस्टिजियस मेरी पोजीशन हुई है कि मैं ब्रिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मेंबर भी बन गई। So that way it is giving me a broad and a wide platform where I can express myself and I can influence people to be not anti-nationals but nationals. Suriji, congratulate you for your achievements. Thank you so much. Thank you so much. I'm working very hard, and it's all by the grace of the God and the universe and my angels and my ancestors.
सूर्य जी, मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे बात करते हैं। यू आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो आपकी एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ रही है, बहुत एक डूज एंड डोंट्स का एक बहुत क्लियर आपके सामने एक रहा है कि हाउ यू, व्हाट इज अ डू एंड व्हाट इज अ डोंट। आर्मी बैकग्राउंड से आने के टाइम पे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी नाइसली, जनरल बिपिन रावत का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर फाइटिंग 2.5 फ्रंट वॉर। व्हाट इज दैट? He has talked about enemies who are within the country. आप इसको कैसे लेते हैं और आप इसको कैसे बताएंगे? Who is that half? Absolutely. अपने भूतपूर्व जो CDS थे विपिन रावत जी, उन्होंने अपने कई बार अपने वक्तव्य में, अपने इंटरव्यूज में ये बात देश में उन्होंने बताई थी, देश को बताई थी कि हमारे वी आर फाइटिंग ए वॉर ऑन 2.5 फ्रंट्स। जो 2 है वो तो एक चाइना एक पाकिस्तान है, जो दोनों होस्टाइल नेबर्स है हमारे। वो जो हाफ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ऑलवेज easy for an army to fight a war against a known enemy, against an enemy which is physically present in front of you. But ये जो 2.5 जो पॉइंट हाफ जो है, ये हमारे देश के अंदर ही है और इनकी जड़ें ऑफ कोर्स बाहर से भी इनको सपोर्ट मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से और यूरोप से, लेकिन इनकी हिम्मत जो है वो भारत में इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये आज से नहीं हुई हैं। बहुत मैं दुर्भाग्य की बात आपको बताऊं कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी ही उस वक्त कांग्रेस आजादी की मुहिम में थी और गांधी जी ने ये बताया था और आदेश भी दिया था कि कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is meant only for the freedom struggle. So once we got independence, उन्होंने ये बोला था नेहरू जी को कि अब इसको वाइंड अप कर दीजिए, समय आ गया कि कांग्रेस को वाइंड अप कर दीजिए और आप कोई अन्य पार्टी बनाइए जिसको जो राजनीति के लिए करनी है। लेकिन नहीं माने नेहरू जी और ये जो बाकी के उस वक्त जो नेता थे, उन्होंने उनकी गांधी जी को देखिए, इन्होंने जितना डिससर्विस हमारे देश में गांधी जी को लिप सर्विस में दिया है कि फिर उनकी बात कोई मानते नहीं है, लेकिन खाली कहने के लिए वो फादर ऑफ द नेशन है, महात्मा गांधी है या जो भी है, ये उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। वो जो 0.5 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा अर्बन नक्सल एक लेफ्टिस्ट का जो गैंग है, ये पूरा देश के अंदर आज इतने 70 सालों में सक्रिय हो चुका है, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, तब से एक कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाई देनी शुरू हुई है कि यस, नाउ देयर इज समबडी, बिकॉज मोदी जी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ who became in 2014 of a BJP majority government. अटल जी पहले बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन अटल जी की कुछ ऐसी वो प्रॉब्लम्स थी, ऐसी उनको अरेंजमेंट्स करनी पड़ती थी बिकॉज दैट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। सो मोदी जी ने जब से ये कार्यभार संभाला है, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, जितने आपका मीडिया हाउसेस हैं, जितनी अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर गंदगी भरी हुई है, जुडिशरी के अंदर गंदगी भरी हुई है, आप समझिए ना, आपको हमारे बच्चों की जो एजुकेशन हुई है, उनको हमेशा ये बताया गया है कि अकबर दी ग्रेट, ठीक है, और ये इस टाइप की बातें पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बताया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं बताया है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं बताया है कि उनकी कितनी कुर्बानियां थी इस देश के लिए। हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने बिल्कुल अपना शीश कटवाना मंजूर किया, बलिदान दिया कश्मीरी हिंदुओं के कारण, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि उस वक्त की जो टाइम था, उस वक्त जो जुल्म हम लोगों ने सहे, उनके जो कभी हम बयान करें तो आंखों में आंसू आते हैं। और आज दुर्भाग्य से जो आज की राजनीति, ये जब से ये शहजादा एक्टिव हुआ है पॉलिटिक्स में, हालांकि उसको 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि जो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए लोकसभा के,
99 सीट्स जीतने पर भी इतनी मॉरल विक्ट्री, और वो समझ रहा है कि मैं ये देश का कोई एक कुछ बन गया हूं। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं बात करता समझता। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजों को, ये जो हवा में जिन चीजों को ये हवा देते हैं। सॉरी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं इसी पे, जो आपने भी बोला राहुल गांधी के बारे में, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, सूर्य जी, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, और एक नैरेटिव सेट किया गया था। और जो भी बीजेपी भाजपा के सपोर्टर्स थे, या जो भी मोदी के सपोर्टर्स थे, उनको एक हर लेयर पे उनको बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ में नवाजना शुरू कर दिया गया था कि आप अंधभक्त हो, गोबर खा लो, गौमूत्र जाके पी लो। मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश की गई थी, एक नैरेटिव सेट किया गया था। आज जब राहुल गांधी हरियाणा के डिबैकल के बाद में आजकल शांत है, मुझे नहीं पता कि वो शांत क्यों है, या तो आइदर इज वेटिंग फॉर, पता नहीं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कहते हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, तो मे बी केरोसिन के लिए वो एक दूसरा गैलन की तैयारी कर रहे हैं, वो लाके छिड़कने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स ये है, एवरीबडी नोज अबाउट दीज थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। हाउ टू काउंटर दिस काइंड ऑफ नैरेटिव, जो विपक्ष, जो एंटी नेशनल जो लोग बैठे हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, इन्फ्लुएंस करने की जो कोशिश करते हैं, हाउ टू काउंटर देम? वेरी वेल, वेरी नाइस क्वेश्चन आपने जो मेरे से पूछा है। अब ये समय एक्ट करने का आ गया है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे कंसर्न जितने हैं उनको एड्रेस करने का समय अब आ चुका है। और आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट इन सब बातों से जागरूक है, उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मीडिया हाउसेस जो भी बातें चलाती हैं, जितने भी चैनल्स आप देख लो, तो हमेशा एक दो को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है वो मोदी जी की आलोचना करते हैं, घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, बिकॉज दे आर पेड एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस, जो डीप स्टेट फोर्सेस हैं, अमेरिका में बैठी हैं, यूरोप में बैठी हैं। उन लोगों के पास इतना धन, इतना बल है। और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे देश के अंदर विभीषणों की कोई कमी नहीं है। एक ये बहुत बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा से ये रहा है कि जो भारत के जो दुश्मन बाहर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो ये लोकल एलिमेंट्स हैं, तबका है, इनको ऑक्सीजन उनसे मिलती है और इनको सांस मिलता है। लेकिन इस पे मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी को ये सब पता है। मोदी 3.0 के जो अभी जो तीसरा टर्म कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत स्विफ्ट एक्शन, बहुत ऐसे कानून आने वाले सत्र में और उसके आने वाले सत्र में देयर विल बी न्यू लॉज विच विल रेगुलेट दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। है क्या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपत्तिजनक जितनी बातें आप बता रही हैं कि जो आती हैं, उनको कंट्रोल, उनके बारे में कंप्लेंट कितने लोग करते हैं, PIL डालते हैं, सब कुछ होता है, पुलिस में भी कंप्लेंट जाती है, कोर्ट में जाता है, रिट पिटीशन डाली जाती है, बट उनको उनमें भी क्या होता है कि उनके ऊपर एक्शन बहुत स्लो है। उसका कारण है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। अभी पिछले सेशन में ही आपने देखा होगा कि जो BNS भारतीय न्याय संहिता का जो अमित शाह जी ने लाए हैं, ये पीपल सेंट्रिक लॉज अभी बने हैं सारे। और आने वाले समय में मैं आपको इस चीज का, आपको मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इन द कमिंग टाइम यू विल सी दैट देयर विल बी ए निप इन द बड वाली जो बात होती है ना, वो हमारे देश में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश की जो डेमोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है और इतनी वेरिड है, इतने लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करते हैं। और जो ये पार्टियां हैं जो बॉर्डर स्टेट्स में खास करके रूल कर रही हैं, चाहे वो पंजाब में या बंगाल में, वो इन रोहिंग्यों को और इतने जो लोग बाहर के जो लोग हैं, इनको हमारे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने देते हैं और इनके वोटर कार्ड, इनके आधार कार्ड, ये सब बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट इज रियली डूइंग वेरी टफ, स्पेशली आफ्टर दिस बांग्लादेश का डिबेकल जो अभी हुआ, आपने देखा होगा। तो ये कोई भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है, बट ये है कि जैसे
हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे आके सब बातें बताएगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आई लेकिन एम वेरी मैं श्योर। सूर्य जी, मैं एक चीज बोलूंगी, अभी जैसे अपन डेमोग्राफिक चेंजेस की जो बात किया है, नैरेटिव्स की बात हम लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है और किस तरीके से लोगों का जो साइक है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। डेमोग्राफिक चेंजेस की जहां तक बात है, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं झारखंड में, वहां पे जो हेमंत सोरेन है, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर रोहिंग्या से बांग्लादेशी इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो हम क्या करें, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सेंटर, सेंटर क्यों नहीं इस चीज के ऊपर काम कर रही है। तो ये तो पासिंग द बक हो गया ना, जब अगर वो एंटर आपके स्टेट में कर रहे थे तो आपने सेंटर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वो एक नैरेटिव लोगों के दिमाग में एक सेट फिर से कर रहे हैं कि इट इज नॉट आवर फेल्योर बट इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द होम मिनिस्ट्री। एग्जैक्टली। बहुत सही बात आपने खुद और बहुत अच्छी बात आपने रेस करी। देखिए, जो हमारे बॉर्डर्स, मैंने आपको जैसे बताया भी, पंजाब से पाकिस्तान लगता है और बंगाल और असम उस एरियाज में जाएं तो बांग्लादेश लगता है। लेकिन और एक कंट्री है जो हमारे बिहार झारखंड के बॉर्डर में भी है, दैट इज नेपाल। तो ये जो शॉर्टकट का रूट है, ये जो शॉर्टकट का रूट है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉर्डर्स है ना नेपाल के जो आने वाले, वो बिल्कुल पोरस है। लोग दिन में कितनी बार आते हैं, कितनी बार वापस चले जाते हैं। और जो, हाँ, ये बात उनकी सही है। मैं ये किसी हद तक के जो बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो बीएसएफ कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, जो कि सेंट्रल होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। लेकिन बात सिर्फ वहां पे ये जो पासिंग द बक वाली बात जो है वो ठीक नहीं है। आप एक दोनों मिलके, अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके किसी चीज की को करेंगे, इसीलिए तो आप नोट करते होंगे कि बीजेपी वाले और मोदी जी खास करके इस बात की हमेशा दुहाई देते हैं, गुहार देते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। वो डबल इंजन की सरकार का उनका मतलब यही है कि जहां पर भी जिस स्टेट में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट की, और आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो पूरी जो स्ट्रीम है वो बहुत सीमलेसली चलती है। जो बेनिफिट है टू द लास्ट माइल, जो कनेक्शन है लास्ट माइल पुअर मैन तक, वो बेनिफिट उन स्कीम्स का प्रधानमंत्री जो सेंटर से स्कीम्स भेजते हैं, और वो पैसा भी वहां तक पहुंचता है। लेकिन जहां पर केजरीवाल जैसे बंदे बैठे हैं या ममता जी जैसे बैठी हैं, तो वो क्या हमेशा कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड से चलती हैं, जिससे क्या होता है कि गरीबों का भला जो करना एक किसी भी सरकार का दायित्व है, वो नहीं हो पाता। और बाकी डेमोग्राफी की जो आपने बात की, इसके ऊपर मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि वेरी सून यू विल फाइंड मेनी चेंजेस ऑन अवर बांग्लादेश फ्रंट ऑल्सो। वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर एक वर्ड है। तो शेख हसीना जब से वहां से बाहर निकली, अब पता नहीं वो कहाँ, वहां कौन है, कौन मोहम्मद यूनुस कौन है, क्या नहीं हो रहा है। वो आज इन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार करके उनको दौड़ाया, कल ही आपस में भी जल पर लड़ाई करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दे विल रिमेन पीसफुल। एंड वन मोर पॉइंट विच आई वुड ऐड टू इट, कि लेट ट्रम्प, ये बहुत अच्छी बात है कि जो ट्रम्प वहां अमेरिका में अभी जीत के आए हैं, जिससे ये जो इंडिया यूएस और इंडिया कनाडा, इन रिलेशंस पे भी थोड़ा सा सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगी। अब मैं बात करूंगी आपसे, एक हमारे योगी जी ने एक ऐसा स्लोगन दिया है जो कि मेरे को लगता है जिसने जाके एकदम सीधे बुल्स आई को हिट किया है, बटेंगे तो कटेंगे। उनका जो पर्सनालिटी है कि वो सीधे सामने फ्रंट पे बात करती है, तो डिप्लोमेटिक, बट हमारे मोदी जी इज डिप्लोमेटिक और उन्होंने उसी को एक दूसरा वर्जन लेकर आए हैं, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन बिटवीन आरएसएस ने भी योगी जी के इस स्लोगन को एंडोर्स किया है। यूपी में तो हमको समझ में आता है कि योगी जी का जलवा है, यूपी में योगी जी का उनको जो भी बोलते हैं वो हमारे लिए एक एंथम की तरह हो जाता है। महाराष्ट्र में जाकर के ये बोलना और इसकी गूंज कनाडा तक सुनाई देना, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा
हम हिंदू जो बटे हुए हैं, हम हिंदू जो राहुल गांधी का एक सपना है कि कास्ट में बट जाएं हम लोग और छिन्न भिन्न होकर के अलग अलग होके हिंदू हिंदू ही ना रहे। तो आपको लगता है कि ये जो एक स्लोगन उन्होंने दिया है, इससे हिंदुओं के यूनिटी में कोई फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नाउ जो बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे जो योगी जी ने कहा, ये बिल्कुल एक पुरानी इंग्लिश में कहावत है दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हाँ, फॉल, ठीक है। करेक्ट। सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। ये तो बेवकूफ हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग हैं जो इस बात को उसकी आलोचना कर रहे हैं और योगी जी को अटैक करते हैं बिना किसी कारण से। योगी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और ये हमेशा से कांग्रेस की तो पॉलिसी 1947 से उन्होंने ये अंग्रेजों से, ब्रिटिश से ये टेक ओवर किया था। मतलब मैं तो कई बार कहता हूं कि टोप गया और टोपी आ गई। बिल्कुल डिवाइड एंड रूल इज देयर पॉलिसी विच दे हैव बीन डूइंग ऑल दीज इयर्स। और अभी भी वो यही करना चाहते हैं कि जिन स्टेट्स में, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्टेट्स में शून्य के बराबर है, और जो पार्टी इन दो स्टेट्स में शून्य के बराबर हो, जिनका कोई वहां पे वर्चस्व ना हो, वो कभी भी सेंटर में अपने दम पे सरकार बना नहीं सकती। ये इस देश की जो राजनीति है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स ऐसा बना हुआ है। और इसकी वजह यही है, अब ये जो राहुल गांधी का आपने बोला कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, उसका कारण यही है कि दे वांट टू फर्दर डिवाइड द पीपल। और हिंदू दुर्भाग्य से आज आपको तो खुद पता है कि इतनी जातियों में बटे हुए हैं, वो अपने आप को पहले कायस्थ या ब्राह्मण या बनिया या वैष्णव ऐसा कुछ मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, हिंदू नहीं बोलते। इसीलिए आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब वो राम मंदिर की मुहिम चली थी, तो बहुत बड़ा प्रचार इसका भी करना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हिंदू शुरू से ही सुरक्षित रहे, एकत्रित रहे, मुट्ठी बंद है, तो देखिए उसमें बिल्कुल ताकत है। और यही योगी जी कह रहे हैं, यही मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक 5 उंगलियां अलग हो तो एक उंगली कोई तोड़ सकता है, वो मुट्ठी बंद हो तो काफी समय लगेगा, बहुत ताकत चाहिए इसको मुट्ठी को खोलने में। मतलब योगी जी ने उस एक नस को पकड़ लिया है जो उस समय था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसी नस को दोबारा से उन्होंने पकड़ा है। और आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम आज की यंगर जनरेशन में इस चीज को हम देख रहे हैं कि वो लोग भी सोशल मीडिया पर आकर के और नॉर्मल भी अगर बातें कर रहे हैं तो कटेंगे तो बटेंगे की टी शर्ट्स भी पहन रहे हैं और बोलने में अब बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की भी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट बातें हैं और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। सुनी जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। राहुल गांधी जो है वो फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं तो वहां पे जाकर के भीख मांगते हैं, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से भी जाकर के भीख मांगते थे कि आप आइए, आप आके हमारे कंट्री में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाइए और हमारी गवर्नमेंट को आप नीचे गिराइए, लेट मोदी फेल, मोदी को जीतने मत दीजिएगा। यूएस में जाते थे, व्हाइट हाउस में जाकर के बैठ करके मीटिंग्स करके आते थे, सारे के सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ में, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में, जो हमारे देश को तोड़ने के लिए वो थे। आफ्टर ट्रम्प इज कमिंग बैक इन पावर, अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है और 20th जनवरी को उनका जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद से राहुल गांधी के पर जो है वो कतर दिए गए हैं या कतर दिए जाएंगे? अभी उनके पास थोड़ा सा टाइम है एंड आजकल वो दिख नहीं रहे हैं, तो क्या वो इस टाइम का वो फायदा भी उठा रहे होंगे? देखिए, ट्रम्प का जीतना यूएसए में, ये इतनी चोट और इतना सदमा शायद उन डेमोक्रेटिक्स जो कमला हैरिस की पार्टी थी, शायद उनको इतना नहीं लगा जितना क्या हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लगा। क्योंकि इन कांग्रेस पार्टी की एक दुकान जो चल रही थी वहां पे डीप स्टेट से इन्वॉल्व होके, चाहे वो सोरोस हो या और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पे अमेरिका में, जिनका काम ही यही है कि पैसे बांटो और
देशों में आग लगाओ, बर्बादी करो, और वो ऐसे लोगों को ही ज्यादा हवा देते हैं, ज्यादा तूल देते हैं, राहुल गांधी जैसे, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ वेरी लो IQ। मतलब वो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बेचारे के पास ना कोई इतनी बुद्धि भगवान ने दी नहीं कि वो अपने विवेक से कुछ सोचे और कुछ बोले। वो जयराम रमेश है या वो सैम पिट्रोदा है, वो कुछ और लोग हैं, हाँ, ये इनको कुछ पर्चियां बना के लिख के दे देते हैं, वो वही पढ़ देते हैं। तो ये, और बहुत आपको एक बात और बताऊं, वेरी सून आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हैं, तो इनको कई कमिटीज के अंदर एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये होते हैं। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है बिकॉज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। It's a government position, which has the cabinet minister rank, you know. But this man does not deserve it. और ये कब अंदर की बातें बाहर जाके किसी को बताए, क्योंकि एक क्लोज डोर के अंदर मीटिंग होती है जहां पर बहुत अहम फैसले लिए जाते हैं, बहुत ऐसे गंभीर मसलों के ऊपर डिस्कशन होती है, तो ये उस लायक नहीं है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। सो डेफिनेटली आई एम श्योर डिफेंस कमेटी जो बनी थी उसमें से निकाल तो दिया गया है राहुल गांधी को, इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। वो तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी अगर आप देखेंगे तो इनके पार्टी के अंदर ही विभाजन होगा और ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस परिवार ने पूरे देश के अंदर एकदम एक किस्म की एनार्की फैलाई हुई है और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई किसी की कीमत पर इसको प्रधानमंत्री बनाना है, और जो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर हमारे हिंदुओं को, हमारे सिखों को, हमारे जैनों को, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सबको एकत्रित होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। ये एक महायुद्ध है जिसकी लड़ाई हमको सबको मिलके लड़नी है। हाल ही में कनाडा में आपने देखा ना, तो ये जो चीज हुई है, ये तो बिल्कुल ये कभी नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये आपको बात बताऊं कि जो सिख है, ये तो प्रोटेक्टर्स हैं, दे आर नेवर द एग्रेसिव पीपल, दे आर नेवर अटैकिंग एनीबॉडी। वो जो हिंदुओं को वहां अटैक किया या हिंदू मंदिर को अटैक किया, ये सब बकवास है, ये सब कैमोफ्लेज है। कुछ और ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और एक पैसे देके आजकल आपको पता है कुछ भी करा लो। और बाकी हर कम्युनिटी में ब्लैक शीप होते हैं, तो कोई मिल जाता है इनको जिसके थ्रू ये काम करा लेते हैं। अदरवाइज भारत अखंड रहेगा और बिल्कुल कभी हमेशा सेफ रहेगा। तो जो मोदी जी का कहना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बहुत उचित है, बहुत उचित। ईश्वर ने बोला तथास्तु। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य जी। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज बात कर ली, और हमने जो बात आज की है वो एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से आज हमने बात की है, नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन, नॉट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, नॉट फ्रॉम एनीबडी जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो के फॉर्म में एक्टिव रहते हैं। तो आज मैंने एक बहुत नॉर्मल सिटीजन से आज मैंने बात की है, और उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो आज हमने शेयर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सूर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Thank you for inviting me and looking forward for more such discussions. Thank you very much. No, definitely. It was a pleasure, Surya ji. Jai Hind, Jai Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai.